चलिए स्टार्ट करते हैं यूरिकोटैलिज्म के बारे में। यूरिकोटैलिज्म मींस क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट तो बन ही रहा है बट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है ये बहुत बहुत ज्यादा लेस टॉक्सिक होता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा था? अमोनिया। और उसके बाद कौन सा टॉक्सिक था? यूरिया। उसके बाद सबसे लेस टॉक्सिक होगा हमारा यूरिक एसिड। लेस टॉक्सिक होता है ये। अब इसको एक्सक्रीट करेगी, लेस टॉक्सिक है तुम्हारे बॉडी में रहेगा भी तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं सकता है, कोई इल इफेक्ट इसका दिखने वाला है नहीं। लेकिन अभी इसके बारे में बात करें, इसका अगर इसके कंडीशंस, अगर मेटाबॉलिक, बहुत सारे इंसान में क्या होता है कि किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जब होते हैं उसमें तो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और ये कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा? ज्वाइंट में स्टोर हो जाएगा। ज्वाइंट में क्या, बोन्स के ज्वाइंट जो रहता है ना, वहां पे क्या हो जाएगा? ज्वाइंट में स्टोर हो जाएगा। अब ज्वाइंट में स्टोर हो जाएगा तो वहां पे होगा पेन। वहां पे क्या होगा? पेन स्टार्ट हो जाएगा, या तरह तरह के दूसरे प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इनके अगर अमाउंट नॉर्मल अमाउंट से ये ज्यादा बढ़ गए तो ये प्रॉब्लम हो सके। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये प्रॉब्लम तो फिर भी क्रिएट कर रहे हैं ना। किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की बात कर ले जिनमें सिर्फ यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है, एक्सक्रीट करना है तो वाटर चाहिए होगा, भले ही लेस चाहिए होगा, जैसे अमोनिया को जितना चाहिए था उतना नहीं, जितना यूरिया को चाहिए था उतना नहीं, लेकिन इनके लिए जो है जितना इनको एक्सक्रीट करना है उतना अमाउंट ऑफ वाटर तो चाहिए। अब देखते हैं कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ अमोनिया की, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया यूरिक एसिड required 10 ml of water। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड चाहिए होगा। 1 ग्राम यूरिक एसिड जो है ना उसमें रिक्वायर्ड होगा 10 ml ऑफ वाटर उसको एक्सक्रीट करने के लिए। तो ये सब प्रोसेसेस होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें यूरिक एसिड फॉर्म होता है लीवर में तो फॉर्म हो गया, लेकिन किस चीज से होगा? तो वो पहले अमोनिया होता है, अमोनिया से यूरिक एसिड में फॉर्म होता है। किसी ऑर्गेनिजम्स में होता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड फॉर्म्ड इन लीवर एंड फ्रॉम अमोनिया से फॉर्म होंगे। बट इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड्स क्या होता है? किडनी में, इनमें क्या होता है? यूरिक एसिड फॉर इन किडनी में होगा, लेकिन यहां जो किडनी में फॉर्म होगा डाइल्यूटेड रूप में होता है। इन फुल्ली डाइल्यूटेड फॉर्म में हो गया। अब ये डाइल्यूटेड फॉर्म में तो हो जाता है तो क्या होता है कि अब ये यूरिक एसिड जब डाइल्यूटेड फॉर्म में किडनी में बना तो वहां से इसको भेज दिया जाता है। बर्ड्स में बात करें खास करके तो कोलोएका में भेज दिया जाता है। ये डाइल्यूटेड वाले पार्ट को भेजा जाता है कोलोएका में। और कोलोएका में जाकर के क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ वाटर होते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो गए। तो बचा क्या रिजल्ट में? बचा क्रिस्टल सॉलिड ऑफ यूरिक एसिड। और क्रिस्टल सॉलिड ऑफ यूरिक एसिड क्या होता है कि बचता है। यहां लिख देते हैं, यूरिक एसिड क्या होता है कि बचता है। अब ये जो यूरिक एसिड बचा तो ऑब्वियस सी बात है, अब हम लोग कभी देखते हैं कि कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, जब उनके बॉडी से वेस्टेज बाहर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट ड्रॉपिंग या बर्ड ड्रॉपिंग बोलते हैं, तो जब वो बॉडी से बाहर आता है, वेस्टेज बाहर आता है, तो व्हाइट, उनका एक पोर्शन व्हाइट दिखता है। कुछ रेप्टाइल्स के बारे में बात कर ले तो वहां पे कुछ जो पार्ट है उसका व्हाइट दिखता है, वो होता है यूरिक एसिड। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं व्हाइट पोर्शन ऑफ बर्ड्स एंड reptiles dropping is uric acid।
और ये ड्रॉपिंग है ना, ये जो अपना ड्रॉपिंग यानी कि उसके वेस्टेज है, उसको हम लोग बोलते हैं गुआनोज, गुआनोज बोला जाता है। ये जो ड्रॉपिंग है, बर्ड्स ड्रॉपिंग, बर्ड्स ड्रॉपिंग को गुआनोज बोला जाता है। तो ये जो है हम लोग इसको इजिली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉमर्शियली पर्पस के लिए क्या किया जाता है कि वो क्रिस्टल फॉर्म में जो यूरिक एसिड रहते हैं उनको कर लिया जाता है सेपरेटेड, और उसको कमर्शियली उसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अब हम लोगों ने तो देख लिया कि लेस टॉक्सिक है, अगर बॉडी में रह भी गया तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी एक्सक्रीट तो करना है, अमाउंट इंक्रीज कर गया तो प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगा ही करेगा ना, तो इसको तो बॉडी से निकालना है। अगर हमारे बॉडी में नहीं निकालना है, किसी अदर ऑर्गेनिजम्स में निकालना बहुत नेसेसरी हो जाएगा निकालना। तो ये जो एक्सक्रीशन जिस ऑर्गेनिज्म में यूरिकोटेलिज्म होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे एनिमल्स को बोलते हैं यूरिकोटैलिक। ठीक है, वैसे एनिमल्स की अगर बात करें तो उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक बोलते हैं। यूरिकोटैलिक में जैसे कि आ जाएंगे कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, यूरिकोटैलिक में कुछ लैंड स्नेल्स आ जाएंगे, कुछ रेप्टाइल्स आ जाएंगे। तो ये सब सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जिनमें जो है यूरिक एसिड का जो है फॉर्मेशन होता है एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो यूरिक एसिड कहीं ना कहीं बहुत लेस टॉक्सिक है अदर अमोनिया से बात करें या यूरिक एसिड कंपैरिजन करें तो, और इसको निकालने के लिए बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर की भी जरूरत होती है। अगर हम लोग ह्यूमंस में बात कर ले तो जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वो तो पता ही है कि यूरिक एसिड फॉर्म करता है हमारे बॉडी में। यूरिक एसिड अगर एक्सेस अमाउंट हो गया तो डिजीज क्रिएट कर सकता है, लेकिन यूरिक एसिड जो होता है किस चीज से फॉर्म होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमंस में खास करके यूरिक एसिड जो फॉर्म करता है, यूरिक एसिड इन ह्यूमंस, ये क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस का जो ब्रेकडाउन होगा तो उससे तैयार होता है। तो नाइट्रोजन बेस जो है इसके ब्रेकडाउन से तैयार होता है। कौन कौन से नाइट्रोजन बेस? तो प्यूरीन वाले, जिसमें आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन वाले। तो गुआनिन और एडेनिन का जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो फॉर्म होता है आपका यूरिक एसिड का। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लें, एडेनिन और गुआनिन, जब ये इनका ब्रेकडाउन हुआ तो फॉर्म होता है ज़ैंथीन का। ठीक है, ज़ैंथीन के बाद जो है ये ज़ैंथीन कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। ठीक है, यूरिक एसिड में जो है ये चेंज हो जाता है। इस तरीके से जो है ह्यूमंस में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अमाउंट अगर ज्यादा बढ़ा तो ज्वाइंट्स में जाकर के स्टोर हो जाएगा, प्रॉब्लम पेन से स्टार्ट हो जाते हैं, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग टाइप का डिसऑर्डर है। अब हम देखते हैं कि कुछ अदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होते हैं। जैसे कि एक है अमीनोटेलिज्म। अमीनोटेलिज्म मींस क्या कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज अ अमीनो एसिड होगा। इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा या हम बात करें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एज अ हमारे क्या होगा? अमीनो एसिड होगा। बॉडी में प्रोटीन्स तो लेते हैं हम, हमारा बॉडी इंटरनली भी प्रोटीन्स बनाता है, लेकिन कुछ उनके जब हमारे लिए कुछ अमाइनो एसिड के चेन उसमें से हमारे लिए काम के नहीं है या हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो क्या होता है? बॉडी से एक्सक्रीट होना जरूरी हो जाता है, बॉडी से बाहर निकलेगा वो। जब वो बॉडी से बाहर निकलेगा तो ऐसे प्रोसेस में ही ये हम उसको अमीनोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ये सब सारे प्रोसेस होते हैं एज अमीनो एसिड उनके वेस्ट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं अमीनोटेलिक। उनको ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग, एनिमल्स को बोलते हैं, एनिमल्स को क्या बोलेंगे? अमीनोटेलिक बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं जिनमें ये सब सारी चीजें जो देखने को हमको मिलती हैं। तो जैसे ये कुछ मोलस्का हो गए, मोलस्क हो जाते हैं, कुछ एकाइनोडर्मेट्स हो जाते हैं, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स, इनमें जो है अमाइनो एसिड जो है एज ए नाइट्रोजन वेस्ट होता है। अब इसके सिवा भी बहुत सारे कुछ अदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, सम अदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें, क्रिएटिन, हिप्यूरिक एसिड,
क्रिएटिनिन, ठीक है, एक है एलेंटाइन। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है, ये सब सारे क्रिएटिनिन हो गया आपका, क्रिएटिन हो गया, हिप्यूरिक एसिड हो गया, एलेंटाइन हो गया, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, अदर नाइट्रोजनस वेस्ट है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कैटेगराइज कर लिया, सारे ऑर्गेनिज्म को देख लिया कि किस टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें फॉर्म होते हैं और उनको क्या नाम दिया गया है, और वैसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, वैसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, और इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग देखेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक में जो कुछ अदर जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं जिससे एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। ओके।